नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। कोरोना ने कमोबेश सभी को प्रभावित किया है, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, छात्र हो या शिक्षक। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। हम आपको उत्तर प्रदेश के सेल्फ फाइनेंस्ड यानी स्ववित्त पोषित स्कूलों की स्थिति से रूबरू करवाएंगे, जो प्रदेश की शिक्षा का अधिकांश भार उठाते हैं। शहर के बड़े बड़े महंगे स्कूलों और मूलभूत सुविधाओं से जूझते गांव के स्कूलों के बीच धरती आकाश का अंतर है। शहर के स्कूल जहां एक ओर कोरोना काल में भी मनमानी फीस वसूल रहे हैं, वहीं गांव देहात के स्कूलों में अध्यापक 4 पैसे कमाने को तरस रहे हैं। कोई खेत में मजदूरी करने को मजबूर है तो कोई दुकान चला रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हमारी मुलाकात सर सैयद मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल सुदीप श्रीवास्तव से हुई। अक्सर ये ऐसा होता है ग्रामीण क्षेत्र में कि जो अभिभावक हैं वो कृषि पर आधारित होते हैं, तो पर मंथ फीस नहीं दे पाते हैं और कहते हैं कि परीक्षा के पहले हम फीस दे देंगे। और उसी की तैयारी चल रही थी। कुछ गार्जियन ने फीस दी भी, कुछ देने की तैयारी कर रहे थे। अचानक कोरोना के कारण विद्यालय बंद करने पड़े। और सबसे बड़ी बात थी कि जीवन रक्षा जरूरी है, तो हम लोगों ने प्रयास यही किया कि जो गाइडलाइन जारी हुई है उसका समुचित पालन किया जाए, और करते रहे। अब दूसरी तरफ दिक्कत आई हमारे जो स्टाफ हैं सैलरी की। तो मैनेजमेंट कमेटी के सामने बात रखी हमने, उन लोगों ने पूर्ण सहयोग किया। इधर मार्च, अप्रैल, मई इसकी सैलरी दी, यहाँ तक कि जून की सैलरी भी जुलाई में दी कि आगे मैनेज हो जाएगा। फिर उसके बाद ये गाइडलाइन जारी हुई कि 50% बच्चे बुलाए जाएंगे। गार्जियन से संपर्क हम लोग करते रहे। कुछ गार्जियन तो तैयार नहीं थे कि हम बच्चों को भेजें ऐसी स्थिति में। कुछ तैयार हुए तो उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि हम बॉम्बे में काम कर रहे थे, वहाँ से घर चले आए, पैसे हैं नहीं, त्यौहार है, शादियाँ हैं, उनको भी निपटाना है। अब वो कह नहीं पा रहे हैं। एक तो ऐसे भी जो वित्त विहीन अध्यापक हैं तो उनकी सैलरी शहरों की अपेक्षा कम होती है देहात में, क्योंकि यहाँ पर मज़दूर तबके के लोग होते हैं और टाइमली वो पैसे नहीं दे सकते हैं। लेकिन वो अच्छी शिक्षा चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दें। शिक्षक तो बिल्कुल से बेरोज़गार हो गए हैं। वो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते हैं, क्योंकि वो समाज को देते हैं, समाज से लेना कम स्वीकार करते हैं। कानपुर के गांव में जब हम पहुंचे तो कोरोना में भी एक विद्यालय साफ सुथरा दिखाई दिया। विद्यालय का नाम दयानंद बेनी सिंह ज्वाला प्रसाद इंटर कॉलेज, और वहां हमारी मुलाकात होती है विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश चंद्र शुक्ल से। देखिए, होल एजुकेशन का, चाहे हमारा प्राइमरी एजुकेशन है, चाहे हमारा ये माध्यमिक है, और चाहे अपर एजुकेशन है, मैक्सिमम परसेंटेज हम करते हैं। हम अपने जहाँ तक अपने माध्यमिक विद्यालय की बात है, 80% स्टूडेंट्स हम पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ मेरिट एडमिशन की क्या होती है आपको बताएं। हमारे यहाँ मेरिट ये नहीं होती कि कौन ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कौन सबसे गरीब है, तो वो बच्चा आता है। तो हमारे यहाँ जो बच्चा आता है ग्रामीण अंचल का है और गरीब बच्चा है, वही सब बच्चा आ रहा है जिनको हम लोग शिक्षित कर रहे हैं। और ईमानदारी से आपको बताएं ना, हमारे यहाँ हम लोग अगर हायर क्लास की कहें, इंटरमीडिएट साइंस वगैरह की, तो भले हम 20 या 15 करें, नहीं तो हाई स्कूल क्लासेस में 10% और अन्य क्लासेस में 1-2% बच्चों को
शिक्षा दे पाए पिछले साल। इस साल तो अभी शुरू नहीं हमारा हो पाया है किसी का, चूँकि अभी एडमिशन हुआ ही नहीं है। भाई मार्च में ये हो गया, 1 अप्रैल से शुरू होता है, कोई एडमिशन ही नहीं हुआ, तो हम पढ़ाएं तो किसको पढ़ाएं? बच्चे के पास किताब नहीं है, उसको कोर्स नहीं पता है, और जब नियमित क्लास आता है बच्चा तब मुश्किल से पढ़ पाता है, और जब वो घर में बैठ के कहाँ से, क्या हमारे गार्जियन के पास आप सोचते हैं कि इतना वो अफोर्ड कर सकता है कि 3 बच्चे हैं तो 45,000 रुपये की 3 एंड्रॉयड उसको खरीद के दे तीनों बच्चों? नहीं कर सकता है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम्स हैं, और उनकी समझ की भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वजह से हम समझते हैं कि ग्रामीण अंचल के लिए ये इस तरह से पढ़ाया जाना मुमकिन नहीं है। हाँ, हमारी नीति नियंता जो हैं वो ग्रामीण अंचल से शायद ना रिलेशन रखते हो उनका, और वहाँ से वो अपना नियम बना देते हैं कि हमारा सेशन ना लेट हो, ये ना हो। तो इस वजह से दूसरी समस्या सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 वर्ष का पूरा अंतराल हो गया। जब बच्चा नहीं तो कॉलेजेस में फीस नहीं, कॉलेजेस में फीस नहीं तो अध्यापक को वेतन नहीं। कौन आदमी फ्री ऑफ कास्ट आकर यहाँ कि पेट्रोल वो लगाएगा, कन्वेंस वो उसका जाएगा, और हमको करता रहे? तो इतनी परेशानी से, यह अपना एक विद्यालय नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के 30,000 विद्यालय में कार्यरत 3 लाख शिक्षक और कम से कम 50,000 अन्य कर्मचारी सब आज भूखों मरने की कगार पर है। एक तो हम लोग पहले ही, जो पिछली गवर्नमेंट थी अखिलेश की, तो बड़े संघर्ष के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत देना शुरू किया था। वर्तमान सरकार आई, उनको उपयुक्त नहीं लगा। शुरू में हम एक मानदेय मान लीजिए, एक थोड़ी सी सहायता कि मैनेजर मान लीजिए इतना दे रहा है, थोड़ा हम भी दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हो जाएगा। यद्यपि संतुष्ट उसमें भी नहीं थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने आते ही उसको एक तो बैन कर दिया पूरी तरह से। हमको बताया गया, जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, एमएलसी वगैरह जो इनके सपोर्टर्स हैं, कि नहीं वो बहुत कम था, तो अब उसको एक नया वो लाएंगे। बोले कि सेवा शर्तें वगैरह सब बन गई हैं, ये हो गया है, तमाम बार बनी सेवा शर्तें बिगड़ी, लेकिन इस दिशा में इनका ध्यान नहीं गया। तब फिर क्या हुआ कि जो तमाम शिक्षक संगठन हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ में कई एक गुट हैं, शर्मा गुट है, चंदेल गुट है, इन लोगों ने प्रयास किया। हमारे वित्त विहीन का अलग एक गुट बनाए हुए हैं। मैं प्रधानाचार्य परिषद का कानपुर मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हमने अपने प्रधानाचार्य परिषद के माध्यम से बात उठाई। अभी इन्होंने वित्त विहीन शिक्षकों को एक सम्मान देना शुरू किया है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो कुछ लोगों को एक मंडल से एक आदमी को देते हैं, जितने मंडल हैं तो हर साल उनको इनाम देते हैं। उन लोगों ने इनको कहा कि अगर हमारा भाई भूखा है तो हमें ये सम्मान नहीं चाहिए, वापस करने की चेतावनी दे दी। और इसी जून में कोई तारीख है जिसमें ये लोग सब सरेंडर कर देंगे अपने को, कि भाई भूखा मर रहा है, ऐसा हम सम्मान को क्या करें? सम्मानित किया गया। हाँ, वो सम्मान वापस गवर्नमेंट को कर रहे हैं, अभी इसी जून में हो जाएगा। अन्य शिक्षकों, हाँ, उसमें सपोर्ट में कि भाई आखिर हैं तो वो भी इसी परिवार के, हमारे स्ववित्त पोषित के, वो भी मर रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन गवर्नमेंट का पता नहीं इनको कौन से लोग ऐसे हैं जो सलाह देने वाले कि नहीं एक वर्ग मर जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इतना तो संवेदनहीन व्यवस्थाएं आज तक मैंने कभी देखी नहीं है कि जो शिक्षकों, जो जिनको कहते हैं, एक नारा हुआ करता है, अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। उन भाग्य विधाताओं को उन हाल हमने बताया आपको, और ये युग निर्माताओं का ये हाल है। हम कैसे युग बनाएंगे? हम जब भूखे रहेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारा एक शिक्षक, अभी मैंने आज ही समाचार पत्र में शायद पढ़ा है कि उसने सुसाइड कर लिया तंगी में आके। एक शिक्षक का छपा था कि रिक्शा चला रहा है। बहुत लोग रिक्शा चला रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, मजदूरी में कहीं चुपचाप जा रहे हैं दूर दराज। क्या करें?
बच्चों का क्या भविष्य होगा। अब वो मजदूरी कमाने कहीं बाहर निकल के, क्योंकि यहाँ तो फावड़ा लेके चल नहीं सकता मास्टर साहब है, तो वो जाता है दूर दराज। अब वो ऑनलाइन पढ़ाएगा क्या? अगर सुविधा हो भी जाए तो ऑनलाइन क्लासेस लेगा क्या? तो ये व्यवस्था बिल्कुल खिलाफ है। जब तक अध्यापक को भूखा रखोगे, छात्रों को सुविधाएं नहीं दोगे, आपका ये ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल टोटली फ्लॉप। हमने बाराबंकी के ईरम पब्लिक स्कूल के मैनेजर निशात अहमद से भी बात की। बतौर मैनेजर उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए कि एक प्राइवेट स्कूल का शिक्षक 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 भाई ये इसकी आखिरी लिमिट है मान लीजिए। और मैनेजर जो था, अब उसके पास भी इनकम इतनी सोर्सेज है नहीं कि अगर फीस ना मिले बच्चों से या कहीं से अलग से स्रोत ना हो तो वो उसका खर्चा वहन कर सके। कुछ लोग अपने बच्चों को इधर उधर भेज दिए। अभी हमारे ये पढ़ाए बच्चे तमाम हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की दुकान पे कहीं काम सीख रहे हैं। कहे सर जी अब नहीं पढ़ेंगे हम क्यों नहीं पढ़ोगे? सर जी 2 साल बीत गया है, माँ बाप पैसा कमा नहीं रहे हैं, अब हम लोग कहाँ से पढ़वाएंगे? कोई पंचर बना रहा है लड़का, जो पढ़ाई वक्त चाहिए अब 2 साल का उनका मान लीजिए अरसा गुजर चुका, 16 महीने हो गए। मार्च से जोड़िए, मार्च से मार्च 13 महीने हुए, अप्रैल 14, 15, 16 महीने, जून 16वां महीना चल रहा है। अगर 16 महीना कोई उनकी आदत छूट चुकी है, जो बिल्कुल उस किस्म के हैं वो बिल्कुल घूम रहे हैं जिनका कोई कंट्रोल नहीं है। समस्याएं ये सब हैं बच्चों के लिए। और 2 साल जब बीत गए तो अब किस क्लास में वो नाम लिखाएंगे? मान लीजिए चलिए 6 में थे, हमने 8 पास कर दिया, लेकिन 9th में जब करेंगे क्या वो? जब एक भी अक्षर पढ़ा नहीं है, घर का कोई पढ़ा नहीं है, किताब खोल के देखा नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे? 9th में क्या करेंगे वो जाके? आगे कंपटीशन कहाँ बीट कर पाएंगे? इतनी समस्याएं हैं। तो पास होने से थोड़े मतलब है, पास होने प्रमोट करते चले जाओ, आप BA MA करा दीजिए, कोई मतलब थोड़े दे। जब पहले मतलब नहीं था, जब पढ़ाई होती थी, अब तो पढ़ाई मान लीजिए 1.5 साल से बंद है, तब क्या होगा? बोल रहे थे 10वां साल हम लोग पीछे चले गए। कम मिलता था, ठीक है, ट्यूशन पढ़ाते थे लोग, घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाते थे। मान लीजिए 10,000 स्कूल से मिला, 8,000 स्कूल से मिला, 5,000 अलग से कमा लिया दौड़ धूप के, 14-15 हज़ार हो जाता था उनका। 500 रुपये डेली तो था, अब 5 रुपये डेली की इनकम नहीं है, तो आप खुद ही सोचिए क्या हो जाए। बाराती लाल शास्त्री ईरम पब्लिक स्कूल में बतौर अध्यापक सालों से काम कर रहे हैं। इस कोरोना काल ने उन्हें बुरी तरह से प्रभावित किया है। परेशानियां भाई बहुत ज़्यादा हुई, हम लोग के परिवार है, बाल बच्चे भी हैं, तो उस तरह से हमारे मतलब रोजी रोटी का सवाल भी उठा, क्योंकि हमारे लोग का स्कूल 13 मार्च 2000 से लगभग बंद चल रहा है। बीच में सरकार की तरफ से कुछ खोला गया, लेकिन हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला उससे। जब सारा स्कूल बंद है तो बच्चे भी नहीं आते हैं, तो जब बच्चे नहीं आते हैं, कोई सरकार से हम लोग को मतलब फ़ायदा नहीं मिलता है, सरकार से लाभ नहीं मिल रहा है कोई, तो अपना स्कूल के आधार से कुछ चला करके हम लोग कुछ वेतन लेते हैं, कुछ थोड़ा बड़ा, तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो सारी परेशानियां हमारे मतलब हम पर या हमारे पूरे विद्यालय स्टाफ पर, हमारे जो टीचर्स हैं उनको ना कुछ मिल रहा है, ना सरकार को ध्यान दे रही है। इस पर सरकार को मतलब थोड़ा मदद करना चाहिए। जैसे सबको मदद करती है वैसे हम लोग को भी मदद करनी चाहिए। भाई प्राइवेट टीचर हम लोग ना तो कुछ कोई काम अलग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग टीचर हैं, ज़्यादा दिन से पढ़ा रहे हैं, तो कोई मेहनत मजदूरी वाला वैसा काम हम नहीं कर पाएंगे जो समाज में थोड़ा दयनीय स्थिति का हो। तो इसलिए अब हमारी रोजी रोटी की समस्या है। हमारे बहुत साथी हैं, हमारे साथी जो नवयुवक हैं, थोड़ा वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिसको बताना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मजबूरी में है, क्या करें भाई, परिवारदार आदमी है, लेकिन वो नवयुवक हैं थोड़ा, हम लोग थोड़ा एजेड बैठते हैं, अब वो काम जो कर लेते हैं हम नहीं कर पाएंगे। अब हम जो अब ज़्यादा दिन से टीचर लाइन में लगे हैं, अब इसलिए दूसरा काम समस्याएं हमारे पास, हम नहीं कर पाएंगे ऐसा। जब सरकार ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रही है, तब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना क्यों मुश्किल है, यह एक अभिभावक खुद बता रहे हैं। स्कूल भी सारे बंद पड़े हैं और घर में जो है थोड़ा मोड़ा पढ़ते हैं, बाकी ऑनलाइन का कोई सुविधा हमारे पास तो है ही नहीं, या लैपटॉप भी हमारे पास नहीं है,
मोबाइल की सुविधा नहीं है, और मोबाइल अगर जैसे तैसे ख़रीद भी लें तो उसका रिचार्ज हर महीने हम गरीब आदमी हैं कहाँ से करा पाएंगे, और बच्चे तो हमारे पढ़ रहे हैं यहाँ सर सैयद में। ये हमारे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, और क्या। अगर सरकार से कुछ हो सके तो दे देगी सरकार, नहीं तो। वित्त विहीन विद्यालयों के ये शिक्षक उम्मीद भरी नज़र से सरकार की तरफ देख रहे हैं। अलग अलग चेहरों की एक ही कहानी है। इस उम्मीद का सूरज डूबता है या उगता है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.